नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस चीज़ पर, वो इतिहास का एक ऐसा भाग है जिसको पढ़ते समय आपको काफ़ी गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उस राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण जो दर्शन हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है 8 अगस्त है। 8 अगस्त भारतीय इतिहास में और खासकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम अगस्त क्रांति के तौर पर भी जानते हैं। और ये वो दिन है जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। हालांकि इस दिन को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन उन सारे कन्फ्यूजन्स को आज हम दूर कर लेंगे। मसलन कुछ लोगों को ये लगता है कि अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि अगस्त क्रांति दिवस हम 8 अगस्त को मनाते हैं। तो ये क्या है अगस्त क्रांति, इसके क्या परिणाम हुए, इतिहास में इसके किस प्रकार के जो कारण रहे थे इसको उजागर होने के, उन कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्वतंत्रता में इसका क्या योगदान रहा है और इस आंदोलन में किन किन तरीके के लोगों का योगदान रहा है, वैश्विक परिदृश्य इसका कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा रहेगी। स्वाभाविक सी बात है कि ये एक ऐसा फेज है जिसमें इतिहास के कई सारे जो क्रम है उसको दोहराया गया है। मसलन हम देख सकते हैं इसमें भारतीय इतिहास अच्छी तरीके से इसमें इनबिल्टेड है, और भारतीय इतिहास का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो वाला पार्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो गांधी युग है उसके प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से उसका एक झलक आपको यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से दिखाई देगा। इसी दौर में या इसी लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज जो है उसका किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत की आज़ादी का परिदृश्य कैसा रहा था, भारत की आज़ादी कैसे, इस सब चीज़ों से आगे जो है वो फॉर्मेट तैयार हो रहा है इसका। साथ ही साथ उस समय विश्व इतिहास जो है वो किस प्रकार का है, इसकी भी थोड़ी सी झलक हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर 2 से इसकी शुरुआत जो है करने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए GS पेपर 1 के महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो टच करेगा। तो इस संदर्भ में भी आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। और इस सेशन के अंत में, आज के सेशन से बनने वाले मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले कुछ प्रश्न भी मैं आपके सामने रखूंगा। उन प्रश्नों को लिख करके आप आंसर राइटिंग करके भी हमारे पास भेज सकते हैं, यदि अगर आप सही उत्तर की जांच कराना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसकी परिणति तय हो रही है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हो रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की, तो जब हम किसी चीज़ को छोड़ने की बात करने लगते, बहुत ही स्वाभाविक सा मनोवैज्ञानिक तर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ने का प्रयास करने लगते हैं का मतलब ये हो जाता है कि उसके पहले जो चीज़ें चल रही हैं, यानी जिसे छोड़ रहे हैं उससे संबंधित जो चीज़ें पहले चल रही थी उसमें एकदम एक अति आ चुकी हो। जब, है ना, आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे। वैसे तो अतिथियों का सत्कार भारत में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि हम किसी अतिथि को जाने के लिए, वैसे ये अंग्रेज भी हमारे लिए अतिथि से की ही तरह थे, लेकिन शुरुआत में ठीक ठाक था। बाद में उन्होंने ऐसा कितने अत्याचार करते चले गए, और अत्याचारों की जब पराकाष्ठा या सीमा पार हो गई है, तब आ जा करके अब ऐसे अतिथि को हम भगा देना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये निकल जाए, है ना। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आपके आंदोलन का स्लोगन ये हो जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है छोड़ने के लिए, स्वाभाविक सी बात है उससे अब हम बुरी तरीके से तंग आ चुके हैं। तो वो जो इतिहास है कि हम किस प्रकार से तंग आ चुके हैं, वो 1942 से पहले का इतिहास है, जिसे आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। और अब क्योंकि तंग आ चुके हैं, तो ये परिणाम तक पहुंचाने की जो स्थिति है वो कैसे तय होगी, उसको दिखाने का प्रयास यहां पर हो रहा है। और इसकी शुरुआत हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कर सकते हैं, या बगैर इसको टच किए अगर हम शुरुआत करते हैं तो कुछ अधूरापन सा महसूस जरूर होगा आपको, निश्चित रूप से। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, उसका कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक आपको मालूम है चला, 1945 तक। और फिर इसी के बाद आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की कहानी लिखी जानी शुरू कर दी गई। लेकिन इस दौरान जो 1942 का बीच में समय आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम 8 अगस्त 1942 की बात कर रहे हैं और जब शुरुआत 1939 से कर रहे हैं,
तो आपको एक पूरी फिल्म देखने को मिल रही है कि उससे पहले क्या हुआ है और उसके बाद क्या होगा, और 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तो उस दौरान क्या होगा, एक संपूर्ण इतिहास आपको मिलने वाला है। हिटलर, जो कि तानाशाहियों में शायद विश्व में सबसे महान तानाशाहियों में से एक गिना जाता है या सबसे बड़े तानाशाहियों में से एक गिना जाता है, ये अपनी उस स्थिति तक पहुंच चुका है, ये अपनी उस कगार तक पहुंच चुका है जिस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसने नाजी जर्मनी जो है, इसका जो मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसका कंट्री जर्मनी है, और नाजीवाद जो है वो इसका वो प्रमोशन कर रहा है और उसको फैला रहा है। इस क्रम में उसने तमाम सारे कंट्रीज पर कब्जा करते हुए, जैसे चेकोस्लोवाकिया वगैरह पर उसने पहले ही से ही कब्जा कर लिया था, देन अब उसने पोलैंड के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब जब पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया है तो मतलब आप समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिणति ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पोलैंड पर इसने आक्रमण कर दिया है और स्थितियां कुछ इस तरीके से बन गई हैं कि अंततः पोलैंड का साथ जो है वो मित्र राष्ट्रों को देना पड़ गया था। मसलन हम इसमें अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों के सामने, जो अंग्रेज हैं उनके सामने एक इस प्रकार का कह सकते हैं कि कंडीशन तैयार हो गया है कि उन्हें पोलैंड का साथ देना ही पड़ा। पोलैंड का साथ देने का मतलब यह है कि आप जर्मनी के विरोध में तो जाएंगे ही। सो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो नाजीवाद है, क्या इसे भारत स्वीकार कर रहा था उस समय? जब हम भारत स्वीकार करने की बात करते हैं तो दो तरीके के भारत को उस समय आप देखिए और समझिए। एक वो भारत जो अंग्रेज शासित है, अंग्रेज शासित भारत है, और एक वो भारत जो भारत में स्वाधीनता चाहता है, यानी कि जो हम भारतीय लोग हैं वो। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो एक भारत सरकार है। भारत सरकार की जब इस दौरान बात करी जाएगी तो ये भारत सरकार, इसको आप देख करके आप ऐसे मत महसूस करिए कि आज की तरीके की जैसी भारत सरकार है वैसी भारत सरकार रही होगी। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, तो जब भारत सरकार की बात हो रही है तो ये ब्रिटिश भारत है और उसी ब्रिटिश भारत की ब्रिटिश सरकार है ये। तो जब यहां पर यह पॉइंट आ रहा है कि ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ है, तो ब्रिटेन युद्ध में शामिल होने के साथ साथ भारत पर, क्योंकि उसका उपनिवेश है, भारत उसका उपनिवेश है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके तरफ से अगर देखा जाए तो भारत भी युद्ध में शामिल हो गया है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो भारत है, ये वाला जो भारत है, स्वाधीनता प्रिय जो भारत है, यानी जो भारत क्विट इंडिया मूवमेंट अभी चलाएगा, जो गुलाम भारत है, वो गुलाम भारत वास्तविक रूप में देखा जाए तो नाजीवादी विरोधी है, नाजीवादी विरोधी भारत है। अब एक सिमिलरिटी इस वाले भारत की इस वाले भारत के साथ है, यानी भारत सरकार के साथ है कि ये तो नाजीवादी विरोधी हैं ही, और इसी नाते तो ये पोलैंड का साथ दे रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना? इस संदर्भ में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक विशेष तौर पर किसी भी व्यक्ति के मन में एक कंफ्यूजन चला जाता है कि क्या ये वो समय था जिस समय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो लोग हैं या फिर क्रांतिकारी जो लोग हैं, क्या उन्होंने उस ब्रिटिश सरकार का साथ दिया होगा या देना चाहा होगा, जो कि दोनों स्थिति में दोनों ही लोग नाजीवादी विरोधी हो रहे हैं। और शायद इसका एक परिणाम आपने और भी पढ़ा होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वायसरॉयज की तरफ से और भारत मंत्री की तरफ से घोषणा कर दी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस जो है वो साथ दे रहे हैं। अब यहीं से ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहीं से ही भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से शुरू होगा, देखिए मसला यहीं पर तैयार है कि जब ये कह दिया गया कि भाई गुलाम भारत जो है वो भी फांसीवाद का विरोध करता है, वो भी जो है इनका विरोध करता है जर्मनी का, तो स्वाभाविक सी बात है शामिल उसमें पूछना क्या है, ब्रिटिशर्स की सोच ये जा रही है। और जब वो आह्वान आ गया है भारत में तो भारत के लोग मतलब ये वाले जो लोग हैं, ये आश्चर्यचकित है कि ठीक है हम उनके विरोधी हैं, लेकिन हम तुम्हारा साथ कब दे रहे हैं, ये हमने कब कहा? ये तो हमने नहीं कहा कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। अगर हमारे दुश्मन सामने वाले हैं और तुम्हारे भी दुश्मन सामने वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं। अब उसका रीजन ये है, तर्क दिया जा रहा है भारतीयों की तरफ से कि क्या कोई गुलाम देश किसी दूसरी की स्वतंत्रता के लिए, जैसे पोलैंड की स्वतंत्रता के लिए, जो खुद ही गुलाम है वो साथ देगा क्या? और क्या ये सिचुएशन ठीक है? भाई जब आप इसको थोड़ा दूसरी तरीके से रखिए,
जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो आप दूसरे को दान दे सकते हैं क्या? दान देना अच्छी बात है, दान देना चाहते हैं सब, लेकिन उसके लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए ना। अगर आप पहले से ही गरीब हैं तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? उसके लिए स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा। यही डिमांड भारतीयों ने जब रखी तो ब्रिटिशर्स ने इस बात का विरोध किया और उन भारतीयों को भड़काने का प्रयास किया जो सांप्रदायिकता में आसानी से भड़क सकते थे। तो सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास होना शुरू हुआ। जो राजे महाराजे थे, जो कि वास्तविक रूप में देखा जाए उस समय तक अंग्रेजों की बात मानने के लिए विवश थे, उनको जो है इन भारतीयों के प्रति जिन्होंने ये इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया था, उनके विरोध में भड़काना शुरू किया और अंततः जो है परिणाम ये निकला कि गांधी जी को इंटरफेयर करना पड़ा। ठीक है, अब गांधी जी का इंटरफेयर किस तरीके से है? गांधी जी का इंटरफेयर इस तरीके से है कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? उन्हें कैद किया जा रहा है, उन्हें दंडित किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। जो भी प्रावधान लगाए जा सकते थे वो लगाए जा रहे हैं, एक्ट्स जो लगाए जा सकते थे तो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि अगर एक व्यापक जन आंदोलन होता है तो फिर से वही धरपकड़ मार काट शुरू हो जाएगी और उससे कोई परिणाम सामने नहीं आएंगे। तो रिजल्ट ये निकाला गया कि ऐसे आंदोलन किए जाएं जो व्यक्तिगत हों, देश के अलग अलग जगहों पर देशव्यापी आंदोलन ना चला करके देश के अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाया जाए। एक आवाज ना उठा करके कई आवाजें उठाई जाए अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे कि वो भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि वो भी यही कर रहे थे। वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे, वो राजाओं महाराजाओं का साथ ले रहे थे और उनको अपनी तरफ कर रहे थे। इंडियन आर्मी जो है वो तो भारतीयों से भरी ही पड़ी थी, तो उनकी मजबूरी थी ब्रिटिशर्स का साथ देना वगैरह वगैरह करके। तो यहां पर भी उसी तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होने लगे। अब जब इस तरीके का आह्वान उन्होंने शुरू किया, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, तो इसमें आपको मालूम है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की कहानी शुरू हो जाती है। हम इंडिविजुअल सत्याग्रह में बहुत अंदर नहीं जाएंगे वरना हम इस पॉइंट से भटक जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ये वो समय आ जाता है जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि जिस समय आप ये पढ़ रहे हैं उस समय आपको निश्चित तौर पर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम जरूर याद होगा, और यदि अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट करिए, हालांकि मैं भी आगे आपको बताऊंगा। गांधी जी ने वायसराय के नाम एक पत्र लिखा। उस समय जो तत्कालीन वायसराय हैं उनके नाम एक पत्र जो है गांधी जी ने लिखा है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है वायसराय को कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर नाजीवादी विरोधी है। अब हम नाजीवादी विरोधी हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका साथ देंगे। उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था, उस पत्र में लेखन किया गया था कि नाजीवादी हम विरोधी हैं, इस नाते हम आपका साथ दे सकते थे, लेकिन जिस प्रकार की निरंकुश सरकार भारत में वर्तमान समय मौजूद है और दोहरे शासन की जो निरंकुशता चल रही है इस समय भारत के अंदर, वह भी नाजीवाद से कम नहीं है। तो अब मेरे सामने ऑप्शन है कि क्या मैं विश्व के नाजीवाद से पंगा लूं या उसे विरोध करूं, उसका विरोध करूं, या फिर मेरे देश में ही जो नाजीवाद से उससे भी गहरी जड़ें जमा चुके जो दोहरे शासन की प्रवृत्ति वाले आप जैसे अंग्रेज हैं, उन्हें हम बाहर करें। किसे बाहर करें? और हमारा कर्तव्य है कि हम पहले आपसे लड़ेंगे फिर हम बाहर से लड़ेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये है कि हम युद्ध में शामिल होंगे, लेकिन वो सेना हमारी होगी, ब्रिटिश कमांड की सेना नहीं होगी। तो एटलीस्ट स्वतंत्र सेना हमें चाहिए, इमीडिएट आजादी चाहिए, अपने हिसाब से हम चीजों को चलाएंगे। ये करने के लिए तैयार हो तो हम आपका साथ दे सकते हैं नाजीवाद के विरोध में। लेकिन आप ये सोचें कि हम पहले साथ दें और बाद में आप कुछ हमें उसका रिवर्ट दें, तो ये आप प्रथम विश्व युद्ध को देख लीजिएगा कि आपने हमारे साथ क्या किया था जब हमने आपका पहले साथ दिया था। तो इस प्रकार का एक बड़ा सा पत्र लिखा गया गांधी जी के द्वारा, और विनोबा भावे जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रही के तौर पर सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए, आगे चल करके द्वितीय सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही भी आए धीरे धीरे करके। तो ये एक भावना है जो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबरदस्ती हम लोगों को इंक्लूड करने की बात करी गई थी, और किस तरीके से महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये चिंगारी बनना शुरू हो रही है। वो आंदोलन अभी इसी वजह से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पहुंच गए 1941 में। 1939 से लेकर के 1940-41 के आसपास तक की स्थितियां किस प्रकार की रही होंगी मैंने आपको समझाने और बताने का प्रयास किया। लेकिन 1941 में विश्व की राजनीति में दो तरीके की महत्वपूर्ण चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे।
और इन दो महत्वपूर्ण चेंजेस में पहला चेंज आप देख रहे हैं 22 जून को जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला कर दिया जाना। 22 जून को जब यह सोवियत संघ पे हमला कर देता है तो तमाम सारे यूरोप और पूर्वी जो यूरोप के पार्ट है, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के जो भाग है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के कई सारे भाग पर मैं कह सकता हूं जर्मनी जो है वो हावी हो चुका था। पोलैंड का नाम आप लिख सकते हैं, इसमें बेल्जियम का नाम लिख सकते हैं, आप हॉलैंड का नाम लिख सकते हैं, नॉर्वे का नाम लिख सकते हैं, फ्रांस का नाम लिख सकते हैं। ये सारी जगहों पर जो है, इस सारी जगहों पर जो है वो कब्जा करना शुरू कर दिया था जर्मनी ने। पोलैंड तो इसमें शामिल रहेगा ही, ठीक है। अब इन सब चीजों से एक रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि जर्मनी जो है, और अब उसके पश्चात जो है उसने सोवियत संघ पे भी हमला कर दिया है। इन सबको करने के पश्चात अगर देखा जाए तो सोवियत संघ पे भी उसने हमला कर दिया। अब एक घटना और घटित हो रही है। एक तो ये हो गया जर्मनी वाला पोर्शन, ठीक है, ये धुरी राष्ट्र के लोग हैं। 7 दिसंबर को जापान का पर्ल हार्बर पर हमला हो जाता है। पर्ल हार्बर अमेरिका का, आपको मालूम ही है कि नौसैनिक अड्डा है, ठीक है। तो ये पर्ल हार्बर पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। और इस तरीके से जापान जो है वो जर्मनी और इटली का साथ देते हुए दिखाई देता है। जापान जो है वो किसका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जर्मनी और इटली का। जिस ग्रुप में ये है उसी ग्रुप में ये भी शामिल हो गया। तो ये करते हुए इसने जो यूरोप का हिस्सा है, माफ कीजिएगा यूरोप कह रहे, ये जो एशिया का जो हिस्सा है, जापान ने क्या किया, जो एशिया का जो हिस्सा है, जो द्वीपीय महाद्वीपीय वाले जो पोर्शन है उसको कवर करना शुरू कर दिया। जैसे फिलीपींस पर, फिलीपींस, इसी तरीके से आप जो है नाम लिख सकते हैं हिंद चीन का, हिंद चीन। तो फिलीपींस है, हिंद चीन है, इंडोनेशिया है, और ऐसे करते करते वर्तमान समय में भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो कि बर्मा तक जाया करता था कभी, तो वहां तक ही आ गए हैं। और मार्च 1942 में इसी जापान ने रंगून पर अपना अधिकार कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये नाजीवाद वाला जो हिस्सा है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से अब जो भारत है उस समय, वो भारत वास्तविक रूप में जो है अंग्रेजी शासन का है। तो जहां जहां अंग्रेजी शासन है या जो अंग्रेज हैं उनका तो विरोध ये कर ही रहे हैं। तो ऐसे में जापानियों द्वारा भारत पर आक्रमण का खतरा बुरी तरीके से बढ़ गया, और खासकर पूर्वी भारत के हिस्से में भयानक तरीके से खतरा बढ़ गया। तो जो मलाया और वर्मा वाला हिस्सा है वो सब जो है उस पर कब्जा कर लिया है, अधिकार कर लिया है, और बर्मा वाला जो रंगून है उस पर भी पूरी तरीके से अधिकार कर लिया है। तो अब सिचुएशन आप देख सकते हैं कि उस समय भारत की क्या हो गई है, भारत पर जापान के हमले का खतरा बढ़ गया। जापान का जो हमला है उसका खतरा बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला सिचुएशन में आप जापान को तो भारत का विरोधी बता रहे हैं, पर यहीं पे ही 1941 का ही ये समय आपको एक और रेफरेंस देगा जब अभी हम आजाद हिंद फौज की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो आप कहेंगे सर वहां तो जापान का साथ दिया है या जापान का साथ लिया है। तो इतिहास की इस परिस्थिति को समझना और इसको जीना यदि अगर आप सीखेंगे तो एक तो भारत की राजनीति में अच्छा योगदान दे पाएंगे जब कभी आपको मौका मिलेगा, और दूसरा भारतीय राष्ट्रवादिता जो है उसको आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि राष्ट्रवादिता क्या होती है और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है, और जो आपके विरोधी हैं उन्हें किस प्रकार से भी आप अपनी तरफ ला सकते हैं। ये पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। भारत, जापान जो है वो उस गुट का हिस्सा हो गया है जो कि विश्व युद्ध में अंग्रेज विरोधी नीति के हिसाब से देखा जा सकता है। तो क्लियर हो गया यहां तक का पॉइंट सबको। अब क्योंकि जब ये वाली परिस्थिति आ रही है, जब ये वाली परिस्थिति आ गई कि भारत पे जापान का खतरा बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो क्रिप्स मिशन है उसका रोल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये दबाव अब किसके ऊपर आ रहा है, भारत से ज्यादा भारत सरकार पे आ रहा है, भारत से ज्यादा भारत सरकार। और जो लोग यहां पर भारत और भारत सरकार के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अंतर स्पष्ट किया था कि भारत और भारत सरकार का मतलब क्या है। भारत को भय है, लेकिन भारत सरकार को उससे ज्यादा भय है, क्योंकि ये जो अटैक होने वाला है ये इंडियंस पर नहीं होने वाला है,
हालांकि उस पर इंडियन प्रभावित होंगे, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अटैक होने वाला है। अंग्रेज जहां होंगे वहां पराजित करने की बात हो रही है, और पूरा भारत अंग्रेज का है उस समय। तो स्वाभाविक सी बात है वो कैसे छोड़ देंगे, बात को समझ रहे हैं ना आप। तो अब ये अच्छा, इधर फेल्योर इनका काफी ज्यादा देखने को मिल ही गया है। आप जब वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जीत के नतीजे भले ही, या जीत वाले पक्ष में भले ही अंग्रेजों का नाम आप देखते हो, लेकिन आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से जितना भारी नुकसान इस विजेता टीम को हुआ है उतना शायद विरोधी टीम का हुआ नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इनकी सांसें फूल रही हैं, और जिस भारत को संकट से बचाना है वो भारत स्वयं इनसे कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ। तो अब सिचुएशन क्या है कि जो जापान है वो भी तो इनको यहां से डिफीट करना चाहता है, और ब्रिटिशर्स को भगाने का काम इंडियंस भी करना चाहते हैं। तो अब ये आप सोच के देखिए, एक ब्रिटिशर बनकर के सोच करके देखिए आप कि आपके पास कैसी स्थिति आ रही होगी। ऐसे में कितने भी नालायक आपके लिए इंडियंस हों, कितना भी आपको वो काले लोग लगते हो, गंदे लोग लगते हो, गंदगी में रहने वाले लोग लगते हो, साफ सपेरे वाले देश वाले लोग लगते हो, लेकिन आज वही है जो आपका मुक्तिदाता बन सकते हैं। तो हाथ जोड़ना तो स्वाभाविक है, और हाथ जोड़ने के लिए जो मिशन भारत आया है वो है क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में अगर हम बात की जाए तो शायद ये वो व्यक्ति थे जो भारत की आज़ादी चाहते थे, भारत की आज़ादी के पक्षधर थे, लेकिन अभी ये सरकार में नहीं है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तो हैं। तो क्रिप्स मिशन जब आ रहा है भारत, अब जब क्रिप्स मिशन आ रहा है तो मुझे ये बताना ना पड़े कि क्रिप्स मिशन में शामिल कौन कौन है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स मिशन ये रिकमेंडेशंस देते, कई सारे रिकमेंडेशंस है, लेकिन उनका जो मेन रिकमेंडेशन ये है कि आप भारतीय सेना जो है वो हमारा साथ दे। जो कि भारतीय सेना तो हमारे में पहले से ही शामिल है, लेकिन जो दूसरे जैसे आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, ये सब भी हमारे साथ आए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आए थे। और डेफिनेटली जब हम डिफीट करेंगे इन जर्मनी और जापान समर्थक गुट को, तो हम निश्चित रूप से आपका भारत न सिर्फ स्वतंत्र कराएंगे, बल्कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम उसको रेज भी करेंगे, और आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पूरा सहयोग देंगे। ऐसे तमाम सारे मसले किए गए, जिसके विरोध में भारतीयों का सिर्फ इतना कहना था कि आप तो आज के आज हमें स्वतंत्र कर दीजिए, आज के आज, और जो वादा आप हमसे कर रहे हैं वही वादा हम आपसे कर रहे हैं कि आप हमको स्वतंत्र करेंगे, और उसके पश्चात हम आपका साथ देना तय करेंगे। और उधर से क्या है कि आप हमारा साथ दीजिए, फिर हम आपको स्वतंत्र देना तय करेंगे। और यहीं पर फिर ये जो मुस्लिम लीग है वो भी विरोध करती है क्रिप्स मिशन का, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये भी विरोध करती है, क्योंकि दोनों ही इस बात पे सहमत नहीं थे कि हम क्रिप्स मिशन का साथ दें और उसके बाद ये हमको भारत के आज़ाद होने पर विश्वास दिला सके, क्योंकि विश्वास तो लगातार तोड़ते आ रहे थे। बात 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध की नहीं है, आप उससे पहले भी चल सकते हैं, तो लगातार थे। तो वो बात आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि जब एक मालिक, ब्रिटिशर्स तो हमारे मालिक थे ना उस समय, जब एक मालिक हम गुलामों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी विपरीत परिस्थिति में है मालिक। और यदि अगर आपका मालिक जो है वो नालायक हो, तो इस विपरीत परिस्थिति में लाभ उठाने का अवसर होना चाहिए और उसे चूकना नहीं चाहिए। ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को अच्छी तरीके से समझ में आई है। पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए इसे वापस कर दिया गया है, और पूरी तरीके से क्रिप्स मिशन जो है वो क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन क्रिप्स मिशन की असफलता में ब्रिटिशर्स यहां से निकल गए हों, ये सफलता दिख रही हो, ऐसा तो है नहीं, बल्कि मुसीबत अभी भी है। जापानी फौजें जो हैं वो और नजदीक भारत के आ चुकी हैं, जो कि रंगून तक आ ही चुकी थी। अब ब्रिटिश जो जापानी फौजें हैं उनका पेनिट्रेशन डीप हो रहा है भारत की तरफ अगर देखा जाए तो,
तो भारत की फौज जो है इधर बढ़ती हुई समझ में आना शुरू कर देती है। तो अब ये लगता है कि अपना बीड़ा स्वयं ही उठाना पड़ेगा, ये अंग्रेज तो साथ देने वाले हैं नहीं, और इस तरीके से रहा तो हम लोग तो युद्ध में बेमौत मारे जाएंगे, जबरदस्ती मारे जाएंगे। तो क्यों ना अपना आंदोलन जो है उस स्वयं शुरू किया जाए। और अंततः इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी तरफ से गांधी जी ने तय किया कि अब हम लोगों को अंतिम और देशव्यापी आंदोलन चलाने का समय आ चुका है। अब जो इंडिविजुअल आंदोलन चल रहे थे उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए। किसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए? देशव्यापी आंदोलन में। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितने धैर्य से ये काम किए जा रहे थे। आज की तरह एग्रेसिव होकर काम नहीं किया जा रहा था और हो भी नहीं सकता था। जिस असीम धैर्य का प्रदर्शन उस समय के राजनीतिक और क्रांतिकारी दलों ने प्रदर्शित किया है वो काबिले तारीफ है और भारत की आजादी के लिए बहुमूल्य है, बेशकीमती है। आज के नालायक लोग जो शायद इस आजादी की कीमत को समझते नहीं है, उनको ये सब चीजें समझने के लिए ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब शायद उन्हें समझ में आएगा कि बस ऐसे ही नहीं एक दिन आ गया 15 अगस्त और हमें तिरंगा फहराने का मौका मिल गया। बहरहाल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग की और 8 अगस्त 1942 को, नोट दिस डेट केयरफुली, 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव उस कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो कैसे होता है काम? दो तरीके से होता है इंडिया में काम। एक होता है कि एंट्रिम तौर पर अगर देखा जाए किसी चीज को कोई कमेटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेप्ट करती है एंड पब्लिक करती है फिर लास्ट में, तो उसे एक्सेप्ट करने का जो दिन है वो आज का है, आज 8 अगस्त है, और कल इसे पब्लिक किया जाएगा 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान से। तो ये कंफ्यूजन है ना कि ये अगस्त क्रांति दिवस कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ। तो लैंग्वेज को समझते हुए आप उन चीज को समझ सकते होंगे या जान पा रहे होंगे कि 8 अगस्त का दिन क्या है, क्या मायने रखता है, और 9 अगस्त का दिन जो है वो क्या मायने रखेगा। बहरहाल आज है 8 अगस्त 2022 और ये बात हो रही है 8 अगस्त 1942 की। इस नाते अब जो है 80 साल हो गए हैं, ये 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बात की खुशी है कि इस प्रकार का एक जन आंदोलन, जनव्यापी आंदोलन आगे, ये नहीं हम कह रहे हैं कि इसकी वजह से ही स्वतंत्र हुआ है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान इस आंदोलन का आपको देखने को मिल रहा है, अभी तक जो समझ में आया होगा आपको। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। यहां पर भी लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि अहिंसावादी जो व्यक्ति हो, सत्य और अहिंसा का जो पुजारी हो, जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जैसे कि मैंने आपको बताया था या पढ़ा होगा आप लोगों ने 1920 वाला कांड हो, तब भी जो व्यक्ति हिंसा को एक्सेप्ट ना करता हो, तो लोगों को पढ़ के ऐसा लगता है कि उनमें जब ये करो या मरो जैसा नाम आता है तो ये मरो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास करता है, ऐसा लगता है लोगों को। वास्तविक रूप में ये हिंसात्मक दृष्टिकोण नहीं है। आप इसे इस प्रकार से नहीं देख सकते कि अंत में अहिंसा के पुजारी को भी हिंसा का साथ लेना पड़ा, ऐसी मंशा कई लोगों को समझ में आती। तो उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करो या मरो के स्लोगन का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि अंततः जो है उन्हें जूझ करके हिंसा की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। यहां पर किस प्रकार से करो या मरो का अर्थ है कि या तो हम का मतलब हम सब भारतीय, तो या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे, और जब तक हम स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। यह है इस स्टेटमेंट का मतलब। स्टेटमेंट का मतलब यह नहीं है कि किसी की जान ले लेनी है, मारो या मरो। ये मारो या मरो नहीं है, ये करो या मरो है। करो इन द सेंस कि ऐसे काम करो कि स्वतंत्रता मिल ही जाए, और ऐसे काम करने से तब भी मत चूकना जब तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़े। यहां जान गंवाने का मतलब क्रांति से नहीं है, अथक प्रयास से है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस आंदोलन में कई प्रकार के हिंसा या हिंसात्मक जो चीजें वो भी देखने को मिली, तो ये आंदोलन गांधी जी ने वापस नहीं लिया है। ठीक बात है,
तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हिंसात्मक आंदोलन है। समझ में आ रही मेरी बात? शायद मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ क्या है? अगस्त क्रांति मैदान उसी को कहा गया है क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से गांधी जी ने चेतावनी दी है कि उनका कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं वो, और जो उस मैदान में लोग जो सुनने आए थे गांधी जी को, वो उनको दो टूक उन्होंने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता से कम कुछ भी मानने में जो ब्रिटिश कमेटीज हैं या फिर मंत्रिमंडल हैं, वो हमको इससे कम में समझौता कर नहीं पाएंगे हमारे साथ। तो मैं भारत की आजादी से कम किसी प्रकार का कोई समझौता करने वाला ही नहीं हूं, और इसीलिए जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा ये तब तक ये फाइनली चलेगा। अब ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि मोटिवेटेड करने वाला आंदोलन हो गया। हजारों की संख्या में लोग वहां बैठे हुए हैं। आप कभी सर्च करिएगा, देखिएगा गांधी जी का आह्वान किस प्रकार का रहा है, उसमें हाईली मोटिवेटेड है। ठीक है, तो ये अगस्त क्रांति कहला रहा है इसीलिए। ठीक, यहां पर क्रांति का मतलब हिंसा से नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, सो इस चीज को समझिएगा कि गांधी जी हैं तो क्रांति कैसे हो गया? वो तो आंदोलन होना चाहिए था। करो या मरो का नारा दे रहे हैं तो फिर क्रांति से ही रिलेटेड होना चाहिए। क्रांति का मतलब हिंसा से नहीं होता है। क्रांति का मतलब एक प्रकार का विरोध रिप्रेजेंट करने से होता है, जिसमें हम पुरजोर विरोध करेंगे, ये क्रांति का मतलब है। और यहां पुरजोर कर विरोध करने के लिए ही करो या मरो का स्लोगन आ रहा है, हथियार उठाने के लिए स्लोगन नहीं आ रहा है। इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें दो तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जैसे कि ये वही ग्वालियर टैंक मैदान है और ये वही इवेंट है जिसमें अरुणा आसफ अली जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो आप इस पॉइंट को जरूर, कभी मेंस में आंसर राइटिंग आए तो यहां से, और दूसरे नाम भी सरोजनी नायडू का भी नाम आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, तमाम सारी राजकुमारी अमृता कौर का नाम आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। इस आंदोलन में जन भागीदारी के तौर पर महिलाओं की जन भागीदारी भी सर्वश्रेष्ठ रही थी। मतलब आप किस तौर पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को कि क्या ये गांधी जी की लीडरशिप में ही रहा है और गांधी जी तक ही सीमित है? तो ऐसा नहीं है। गांधी जी कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक अपने आप में विचार हैं। तो यहां विचार चलता था, गांधीवादी विचार। इसी वजह से इस पूरे समय को, ये जब से गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस पूरे समय को गांधी युग इसीलिए कहा जाता है। तो युग तो विचारों का ही होता है ना, मानव का थोड़ी होता है। राम राज्य है तो राम का राज्य नहीं है, राम के विचारों का राज्य है। कल्पना वो है, आप उसे इंडिविजुअल मानव के तौर पे या फिर देवता के तौर पर ना देखें। वैसा ही यहां पर भी है, गांधी राज्य नहीं है, ये गांधीवाद है और गांधी युग है, अर्थात गांधी के विचारों का युग है। फिर वो विचार कैसे भी हो। तो यहां पर उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ एक नाम आपको और देखने को मिलेगा, ये जो नारा है भारत छोड़ो, ये नारा वास्तविक रूप में आ रहा है यूसुफ मेहरौली जी के द्वारा। ये उनके द्वारा तैयार किया गया था। तो आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। एक नेता नहीं है यहां पर, एक नहीं है। और आप देखेंगे कि 9 अगस्त को गांधी जी और तमाम सारे जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया, किले में उनको रख दिया गया, नजरबंद ही कर दिया गया पूरी तरीके से। और गिरफ्तारियों का ये दौर इतना चला कि लाखों लोग गिरफ्तार हो गए। तात्पर्य ये था या फिर पर्पज ये था कि अगर हम लीडर्स को ही जेल के अंदर रख लेते हैं तो आंदोलन बाहर चलेगा कैसे। यहां से बहुत अच्छा पॉइंट आपको एक मिलने वाला है। यहां से वो पॉइंट आपको मिलने वाला है जिसमें आप समझेंगे कि भारत अब उस समय तक आ चुका था जहां अब उसे आंदोलन चलाने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए, क्योंकि आज अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो एक्सेप्टेंस है 8 अगस्त को स्वीकार किया गया है कांग्रेस कमेटी द्वारा, कल उसे पब्लिकली जो है वो दिया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 9 तारीख को ही। तो 8 और 9 में तो सारा खेल हो गया ना, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। तो क्या ये आंदोलन 2 ही दिन चला? ऐसा तो था नहीं। फिर भी ये महीनों चला, फिर भी ये कई महीनों तक चला। तो किसने चलाया जब लीडर ही नहीं थे? तो इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट हो जाती है कि स्पष्टतः ये जो आंदोलन था ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप ले चुका था।
नेता नहीं है तो क्या हुआ, विचार तो है। गुरु द्रोण नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, उनके विचार तो मिलेंगे। हम तो तीर चलाना तब भी सीख लेंगे, भले ही बाद में अंगूठा कट जाए। समझ में आ रही बात? हम उस देश के लोग हैं जो आज भी हम गांधी से प्रेरित होते हैं। आप भी आज भी आप तमाम सारे लीडर्स से प्रेरित होते हैं। वो तो है नहीं यहाँ पर आज, और उनके विचारों से आप प्रेरित होते हैं ना। वही चीज वहां थी। गिरफ्तार कर लेने, आप व्यक्ति को गिरफ्तार किए थे, व्यक्तित्व तो बाहर अभी भी था। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक विशेष प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन का पूरी तरीके से रूप ले चुका था, और ये अंग्रेजों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा था। अंग्रेज सोच रहे थे कि ये मानव द्वारा चलाया जाने आंदोलन है। ये मानवों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन नहीं था, ये मानवता के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था। मानववादी विचारों से चलाया जाने वाला जन आंदोलन था। इसे आप कहां कैद कर सकते थे? वो कहा जाता है ना, फीलिंग्स थोड़ी कैद कर सकते हैं आप मुझे मार सकते हैं, मेरी भावनाओं को कैसे मार सकते हैं, मेरे ज्ञान को कैसे मार सकते हैं, मेरे विचारों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते ना। तो वही चीज यहां भी थी। लेकिन फिर भी आंदोलन फिजिकली देखा जाए तो बहुत दिन तक नहीं चल पाया। उसका रीजन ये है कि शायद 1857 की क्रांति के बाद ये पहला ऐसा समय था जिस समय अंग्रेज फिर से एक बार बर्बर हो गए थे, उस लेवल तक जिस लेवल तक 1857 की क्रांति को दबाने के लिए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक सैन्य क्रांति थी, और यहां पर सेना शामिल हुई ही नहीं है अभी। यहां पे केवल आम जनता, जनमानस जो है वो सेना से भी ज्यादा बुरी तरीके से अंग्रेजों को पराजित करने के लिए तैयार हो चुकी थी। स्वभावतः इन्हें भी दमनकारी चक्र वही चलाना पड़ा जो 1857 के समय चलाया गया था। परिणाम भी फिर उसी तरह ही हुए कि आंदोलन जो है ये असफल हो गया। तो क्या यहां से भारत की आजादी का पन्ना खत्म है? मैंने कहा व्यक्ति मारे गए हैं, आंदोलन फिजिकली डैमेज किया जा चुका था, लेकिन जो विचार पनपने थे वो पनप चुके थे। अब जो बीज बोया गया था वो तो बोया जा चुका था, अब आप कुछ नहीं कर सकते थे, वो फिर से उत्पन्न होगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिला। और फिर उसके बाद इस तरीके का आंदोलन आपको शांत ही दिखा, यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है उसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ महीने बाद बुरी तरीके से समाप्त हो गया। और फिर वेट होता रहा, फिर जैसे तैसे अंग्रेज जो है वो अंग्रेज एंड टीम जो है वो जीत गए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जीत क्या गए। वो तो अमेरिका ने इस प्रकार का काम कर दिया, उसके ऊपर भी मैंने अभी पिछला एक वीडियो कवर किया था, आपने देखा जरूर होगा, उसको भी देखिएगा। अब इस 6 तारीख को हमने हिरोशिमा डे जो है वो कवर किया था, तो आप उसमें भी देख सकते हो उन सब चीजों को। 1945 के युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग जो है वो ठप रही। राजनीतिक गतिविधियों का मतलब यही सब चीजें जो है, क्योंकि सारे राजनेता तो कैद हो चुके। राजनीतिक गतिविधियां करता कौन? जनमानस जितना समय तक आंदोलन चला सकता था उसने चलाया, फिर उसके बाद इंसानों से लड़ाई होती तो लड़ सकते थे, यहाँ तो हैवान आ चुके थे, यहाँ तो नरसंहार बुरी तरीके से होने लगा था, तो ये रुक गया। लेकिन इसी समय एक और फेज भी चल रहा है, फिर वहीं ले चल रहे हैं 1941 में आपको, और वहां से इन दोनों चीजों को मिलाकर के भारत की आजादी तक लेकर के आया जाएगा। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने देश छोड़ दिया था और वो रशिया जा पहुंचे थे। लेकिन जब वो रशिया पहुंचे तो रशिया जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था, यूएसएसआर जिसको बोल सकते हैं आप, उस समय सोवियत संघ जिसको बोल सकते हैं, तो सोवियत संघ जो है उस समय वो जर्मनी का विरोधी हो चुका था। तो साथ लेने गए थे सोवियत संघ का, लेकिन इनकी हरकत की वजह से सोवियत संघ उनके विपरीत हो गया, तो वहां साथ नहीं मिल पाया। फिर वो जर्मनी गए, और फिर जर्मनी के बाद फाइनली 1943 में वो वहां से जापान पहुंचे। और यही वो जगह है जापान में ही सिंगापुर, जहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके ऊपर अलग से कोई हम चैप्टर कभी किसी दिन लेंगे, क्योंकि इसको व्यापक तौर से अगर हमने पढ़ाना शुरू किया तो अभी 1 घंटे और लेक्चर चला जाएगा। किन परिस्थितियों में उन्होंने हिटलर से मुलाकात करी, किन परिस्थितियों में सोवियत संघ गए, किन परिस्थितियों में उन्होंने आजाद हिंद सेना का गठन किया, कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए, उसकी शुरुआत लीडिंग कैसे हो रही है, वगैरह वगैरह। हालांकि इनका साथ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कैप्टन सोहन सिंह हैं, रास बिहारी बोस खास तौर से जो हैं, उन्होंने इनका साथ दिया है इस आजाद हिंद फौज के गठन पे। इस फौज के गठन से पहले कैप्टन सोहन सिंह भी इस तरीके के कुछ कार्य कर चुके थे, तो वो भी इसमें
जो है वो शामिल हैं। कैप्टन सोहन सिंह ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन थे, तो वो भी इसमें शामिल हैं। और इस तरीके से एक नई जो फौज गठित हुई है, वो एक नया जो दल गठित हुआ है। अच्छा, इसी दौरान जो है आप देख सकते हो कि अभी आपने एक टर्म पढ़ा कि जापान भारत की ओर बढ़ रहा है और भारत जो है जापान के आक्रमण के खतरे से भयभीत हो रहा है। और आप यहां पर यह पढ़ रहे हैं कि अभी आप देखेंगे आजाद हिंद फौज जो है वो जापान से सहयोग ले रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सहयोग किस प्रकार का देखने को मिल रहा है? तो वो जो युद्धबंदी बनाए गए थे उस दौरान, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी हिस्से हैं जिसमें आप हिंद चीन वगैरह इलाका देख रहे हैं, जिसमें आप इंडोनेशिया का इलाका देख रहे हैं, फिलीपींस का इलाका देख रहे हैं, बर्मा वगैरह का इलाका देख रहे हैं, तो उसमें जो भारतीय युद्धबंदी थे, जापान की तरफ से जो भारतीय युद्धबंदी बनाए गए थे, जापान से जब उन्होंने बात करी तो वो भारतीय युद्धबंदी ये जो सुभाष चंद्र बोस जी इनको सौंप दिए गए। तो वो भारतीय युद्धबंदी थे कौन? वास्तविक रूप में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ब्रिटिश भारत को रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय सैनिक थे, और वो भारतीय सैनिक भारतीय थे ना। उनका दुर्भाग्य यही था कि वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे, वो तो दुर्भाग्य था। तो इस चीज को किसी तरीके से कन्विंस किया गया और उन सेनानियों को इस फौज में शामिल किया गया। नेताजी कहलाए अब ये, और नेताजी ने नारा दिया, कौन सा? जय हिंद का। और इस जय हिंद के नारे के साथ अब ये आजाद हिंद फौज पूरी तरीके से स्फूर्तिवान है, और निश्चित रूप से अब जापानियों के आक्रमण का खतरा भारत सरकार पर नहीं है। जब मैं भारत सरकार बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत सरकार का मतलब भारत के ऊपर हमला नहीं है, भारत सरकार का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर हमला है। तो अब आजाद हिंद फौज लेकर के भारत सरकार के ऊपर हमला होने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहां पर एक दुर्भाग्य काम किया, इसी दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया और जापान ये युद्ध हार गया। और उसी की सहायता से बनने वाली जो ये सैनिक प्रणाली थी वो भी फिर थोड़ी सी तहस नहस हो गई। इसको सुगठित करने के लिए, सुसंचालित करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए नेताजी जो है वापस टोक्यो की तरफ जाते समय विमान दुर्घटना में लुप्त हो गए हमारे बीच से, और फिर आगे इसकी जो कहानी थी वो अधूरी सी रह गई। लेकिन टिल देन वही वाला जो कहानी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो 1944-45 तक आप पहुंच ही गए हैं। और उधर भी आप देख सकते हैं कि 42-43 के बाद से वो उधर भी आंदोलनकारी शांत हैं। तो इन सब से अब परिणाम निकल कर क्या रहा? आजाद हिंद फौज की ये घटना, और उससे पहले जो हमने आपको भारत छोड़ो आंदोलन की जो घटना आपको समझाई, बताई, सुनाई और दिखाई, यहां पर दिखाने का प्रयास किया, उन सब का रिजल्ट अल्टीमेटली अब किसके ऊपर आकर के देखने को मिलेगा? भारत की आजादी के ऊपर, और ब्रिटिश सरकार को अपने पांव यहां से हटाने ही पड़ेंगे उसके ऊपर। तो इसको अगर हम यहां देखें, अप्रैल 1945 में यूरोप में भी युद्ध समाप्त हो गया, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा हो गया, और खास तौर पर ये 3 नाम आप यहां पर देख सकते हैं। शाहनवाज, ये शाहनवाज जी हैं, ये ढिल्लन जी हैं, और ये सहगल जी हैं। इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया क्योंकि ये लोग पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटिश आर्मी में ही शामिल थे, और ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सेना के प्रति वफादार होने की शपथ वगैरह ली ही जाती है। तो उस आधार पर ब्रिटिशर्स ने जो है इनके ऊपर गद्दारी का आरोप लगाया कि आपने कसम तोड़ी है, आप तो उन सेना के साथ शामिल हो गए थे जो कि हमारे विरोध में काम करने वाले थे। तो दोषी करार किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, और कोर्ट मार्शल में इन तीनों को दोषी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश सेना को या ब्रिटिश सरकार को इन्हें मुक्त करना पड़ा, क्योंकि वो शांत बैठे वाले जो भारतीय थे वो आंखें दिखाना शुरू कर चुके थे। और ये जो आजाद हिंद फौज बनी है इसमें सैनिक तो भारतीय ही हैं। अब अगर आप इंडिया में इंडियंस के खिलाफ रिवोल्ट कराएंगे भी तो कैसे कराएंगे? क्या आंदोलनकारियों के माध्यम से कराएंगे या फिर सेनानियों के माध्यम से कराएंगे? कोई माध्यम बचा है क्या? तो इनको छोड़ने के कई कारण थे। उसमें से एक कारण तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विश्व शक्तियों का असंतुलन हो गया है। अब आप भले ही इस चीज को देखेंगे कि चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, ये सब मतलब जीत हासिल कर रहे हैं, ब्रिटेन जीत हासिल कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यूएस है और सोवियत संघ है, सोवियत यूनियन जिसको कह सकते हैं, यूएसएसआर है, ये भारत की आजादी के पुरजोर समर्थक थे। जबकि ये जीते हुए राष्ट्र में अंग्रेज भी शामिल हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजों को इनकी बात अब माननी पड़ेगी। और वैसे भी इनको काफी नुकसान हो चुका था, जो कि दूसरे कारण में आपको देखने को मिल ही रहा है।
आर्थिक और सैन्य शक्ति इनकी पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। बिखरी थी सैन्य शक्ति, तभी तो आजाद हिंद फौज बन चुकी या बन पाई। और आर्थिक रूप से तो बहुत नुकसान उठाना ही पड़ा था। अगर भारत ने शुरुआत में साथ दे दिया होता, क्रिप्स मिशन वगैरह अपने अब मिशन में कह सकते हैं कि सफल हो गए होते, तो शायद ये नुकसान नहीं होता। पर ये तो रणनीति में तय था ना कि अगर हम हार भी जाएंगे तब भी हम इन्हें हरा देंगे। तो वही देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में भी राजनीतिक परिवर्तन हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो उसको हरा करके लेबर पार्टी जो थी वो शासन में आ चुकी थी, और लेबर पार्टी जो है वो भारत की आजादी चाहती थी, आजादी की समर्थक थी। तो ये भी एक कारण था। यूएन का संगठन हो रहा था, तो यूएन भी यही चाह रहा था कि ऐसे कोई कारण नहीं होने चाहिए कि अब फिर से युद्ध का परिणाम तय हो। तो इन सब चीजों का दबाव हुआ। इसके अलावा आजाद हिंद फौज की जो देशभक्ति की भावना है, तो जो भारतीय सैनिक हैं अब कसम खा के भले ही गए हों, लेकिन देश से गद्दारी और सरकार से गद्दारी में आप देश से गद्दारी थोड़ी चयन कर लेंगे। सरकार से गद्दारी तो चयन कर सकते हैं, और फिर वो कोई भी सरकार हो। तो वो उस समय की तो ब्रिटिश सरकार थी फिलहाल, उससे तो गद्दारी करने का कोई मतलब, हम लोग को दोषी होने का कोई मतलब ही नहीं था। उससे गद्दारी तो हमारे लिए वफादारी थी। तो ये चीज समझ में आ चुकी थी ब्रिटिशर्स को भी कि जनभावना फैल चुकी है और अब नहीं कर सकते हैं आप ऐसा कुछ भी। और विश्व में भी उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। आर्थिक रूप से भी वो इतने सक्षम नहीं थे, सेना भी कमजोर हो चुकी है। तो पांव वापस लेना ही एकमात्र उनके पास ऑप्शन बचता है। चौथा कारण है, भारत के लोगों के अंदर पूर्णतः आत्मविश्वास आ गया था कि हम अभी भी, हमारा भारत छोड़ो मरा नहीं है, अभी भी हमारी आजाद हिंद फौज जिंदा है। और जब ये हैं जिंदा तो हमारा आत्मविश्वास मरा नहीं है। ये चीज भी रिप्रेजेंट होनी शुरू होगी। तो इन सारे कारणों की वजह से एक तो ब्रिटिशर्स जो तनातनी कर रहे थे उसके खिलाफ जन आंदोलन, जन आक्रोश तेजी से फैलना शुरू हो चुका था पूरे भारत में। और इस बार कोई पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत नहीं था, ये संपूर्ण भारत था। और इस संपूर्ण भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम भारत छोड़ो आंदोलन कर चुका है। तो उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि आज जन आंदोलन जो है वो पूरे देश में फिर से फैल रहा है, जन आक्रोश है। और इसी जन आक्रोश को देखते हुए फलतः जो है आगे 1946 में कैबिनेट मिशन जो है, अब ये कैबिनेट मिशन जिस समय लिख रहा हूं तो मुझे उम्मीद हो रही है कि आप कैबिनेट मिशन के मेंबर्स और तीनों मेंबर्स के नाम अच्छे तरीके से जानते होंगे। और जो जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखें भी कि ये भारत आता है कैबिनेट मिशन। प्रारंभिक जो रूप है इसका वो यही है कि कैसे हम इंडिया को, जो ब्रिटिश पावर है वो इंडियंस को हम सौंप सकते हैं, और कैसे हम इनको इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहायता दे सकते हैं। क्या टू नेशन थ्योरी की जरूरत यहां पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया है। और यदि अगर कहीं झगड़ा हो तो उसमें बीच बचाव करने का मसला भी तैयार करने के लिए आ रहा है भारत, ये आया है। तो इसमें बहुत ज्यादा समर्थन न होते हुए भी भारतीयों का, क्योंकि ऑप्शंस कोई नहीं थे, इसलिए कैबिनेट मिशन की बात को मानना या जानना या उसे स्वीकार करना उस समय के तात्कालिक राजनीति, भारतीय राजनीति को की मजबूरी हो गई थी। चाहे वो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से देखें या फिर आप मुस्लिम लीग की तरफ से देखें। अब इसके डीप रूटेड पॉइंट्स जो हैं उसको तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के समय कवर ही कर रहे होंगे या किए होंगे कि कैबिनेट मिशन का क्या रोल है। भारत की आजादी में जो रोल है केवल उसको मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में क्या रोल है उसको मैं स्किप कर देता हूं। तो भारत की आजादी में रोल यही है कि इसी मिशन के द्वारा जो है इंडिया में एक एंटरिम गवर्नमेंट जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार करती है। हालांकि इस एंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग जो है वो शामिल होना नहीं चाहती है, या मुस्लिम लीग को ये तरीका सही नहीं लग रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो वो भी शामिल हो रहे हैं इसमें। तो उसको लीड कौन कर रहा है? उसको लीड करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं। सितंबर 1946 में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बन रहा है जिसकी लीडरशिप जो है किसने करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने करी। उसमें तमाम सारे सदस्य जो है वो शामिल हुए। अब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग है, पावर का ट्रांसफर करना है, ये सब कार्यक्रम जो है धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद मुस्लिम लीग जो है वो विरोध में आ गई और उसने डायरेक्ट एक्शन डे प्लान कर दिया। रिजल्ट यही हुआ कि अगस्त 1946 में
देशव्यापी जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए। अब इस दंगे में भी आप देख सकते हैं कि इसको मैं जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं। सांप्रदायिक दंगे में हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे होते नजर आने लगे और हर जगह आगजनी, अत्याचार, लूटमार और नृशंस हत्या के उदाहरण जो है वो प्रस्तुत होने शुरू हो गए। और ऐसे में जब देश में आजादी और अहिंसा के पुजारी रह रहे हो तो उनको कितना दुख हुआ होगा। तो उन्होंने भी जन यात्राएं करनी शुरू कर दी और जो भी प्रभाव थे अपने उस प्रभाव के माध्यम से इस सांप्रदायिक दंगे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। परंतु सोचने की बात यह है कि क्या उस समय भारत आजाद हो गया था? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। तो उस समय सरकार कौन थी? ये तो एंट्रिम गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन सरकार वास्तविक रूप में कौन थी? वो अभी भी ब्रिटिश सरकार थी। और जब ब्रिटिश सरकार थी तो क्या ब्रिटिश सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस प्रकार के सांप्रदायिक आंदोलनों को क्या वो रोक नहीं सकती थी? परंतु उसने रोकने का प्रयास नहीं किया, उल्टे इसे और भड़काने का प्रयास किया। वो तो चाहते ही थे। अब यही सब चीजें हैं जो टू नेशंस थ्योरी को और मोटिवेट कर रही हैं। और इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे जब होने शुरू हो गए तो जरूरत पड़ी यहां पर वायसराय को चेंज करने की। 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत आते हैं वायसराय बनकर के, और इन्होंने जो सजेशंस दिए हैं वही तो भारत के विभाजन के सजेशंस हैं। इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। और ये प्लान 3 जून 1947 के रूप में आपको क्या दिखाता है कि भारत की आजादी जो है वो हो किस रूप में? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। अब कई सारे लोगों को लगता है कि ये जो भारत का विभाजन हुआ है, भारत का जो बंटवारा हुआ है 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत विभाजन की योजना की घोषणा करी। ठीक है, तो ये जो भारत विभाजन की घोषणा है जिसमें आप वर्तमान समय में भारत और वर्तमान समय का पाकिस्तान देख पाते हैं, ये वास्तविक रूप में हिंदू और मुसलमान कह सकते हैं आप, या आप हिंदू और इस्लामिक डिवीजन नहीं है। अगर ये हिंदू और इस्लामिक डिवीजन होता तो आज देश में एक भी मुसलमान नहीं होता और पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं होता। लेकिन ये जो सांप्रदायिकता भड़की थी ना, बढ़ी थी, इसको रोकने, अब वास्तविक रूप में इसका प्रभाव तेजी से कई सारे राज्यों पर पड़ रहा था। कांग्रेस इस चीज को रोक पाने में असफल हुई। उसका कारण है, उसका रीजन है कि देशव्यापी होता चल रहा था। ये किसी एक क्षेत्र में या किसी एक जगह पर हो रहा होता तो शायद कांग्रेस ने अपना प्रभाव दमा करके उसे रोक दिया होता। लेकिन ये तो अलग ही थ्योरी चल रही थी। हालांकि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को भी समझ में आया जब भारत और पाकिस्तान के रूप में चीजें अलग हो गई। 11 अगस्त 1947 को उसने अपने संविधान सभा से इस बात का भाषण भी दिया कि जो राष्ट्र है ये भले ही यहां पर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग यहां नहीं रहेंगे। लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों को निकलने में काफी देरी हो चुकी थी। जो होना था वो हो चुका था। कहां 11 अगस्त 1947। बहरहाल इस देरी का परिणाम यह हुआ कि 14 अगस्त 1947 की रात, 1947 की रात, भारतीय संविधान सभा में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने कहा कि अभी 12 बजे का घंटा बजेगा, संपूर्ण विश्व सो चुका होगा, उदय हो रहा होगा एक नया राष्ट्र, और वो हम हैं। बहुत सारी चीजें खोई हैं इसको पाने के लिए, बहुत सारे दुख। संभवतः आजादी मनाने की यहां पर बहुत बड़ी खुशी शायद ना हो, क्योंकि हमने भारत का एक हिस्सा खोया भी है। परंतु बावजूद इसके भी हमने जो आज पाया है वो कितने लोगों का और कितने वर्षों की प्रतीक्षा और परिणाम है और बलिदान है। इस बात की खुशी कि उनके परिणामों को हम लोगों ने लगभग, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग तो आत्मसात कर ही लिया है। तो हमें ये खुशियां मनानी चाहिए। तो कई बार आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि हम क्या करें 15 अगस्त को, अपनी आजादी का जश्न मनाएं या फिर ये वो भी दिन है जब हमारा बंटवारा भी हो रहा है। तो उस सभा से
जवाहरलाल नेहरू जी ने समझाने का प्रयास किया है, जब सुख और दुख को चुनने की बारी आती है तो एक मानव के तौर पर हमें सुख को ही चुनना चाहिए। दुख तो हमें पीछे ले जाता है ना, और क्या हम फिर से राष्ट्र को पीछे ले जाएं? क्या जो हम खो चुके हैं उसका मातम मनाते हुए बैठे रहें और अपने राष्ट्र को पीछे जाने दें, फिर से एक बार कमजोर रखें? क्योंकि जिन लोगों ने हमें आजाद किया उन लोगों ने तो राष्ट्र को बांटने का ही प्रयास किया है। इस तरीके से 1947 अगस्त 15 और जो अगस्त 15 1947 अभी आने वाला है आपके पास में, वो हमारे देश की आजादी का 75वां वर्ष होगा। और निश्चित तौर पर आप इस सारी आजादी में अच्छी तरह से झूम रहे होंगे जिस समय आप ये हमारे लेक्चर को पढ़ रहे हैं, जिस समय आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, जिस समय उस चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो स्वतंत्रता के आंदोलन में मील का पत्थर जोड़ने का काम जो ये भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हुआ है, आप इसके बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठी कर पाए हों। और अब समय हो चुका है कि आज के इस लेक्चर से बनने वाले मेंस परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर एक नजर डाली जाए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस आंसर को लिख करके हमें जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत की आजादी की राह को किस प्रकार तय किया गया, स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और एक और क्वेश्चन है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है? यदि हां तो इसकी विवेचना कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जरूर हमें भेजें, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेज सकते हैं virad.dubey@studyIQ.com पे, या फिर आप हमें भेज सकते हैं viradubey@gmail.com पे, यहां पर भी भेज सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं देश की आज़ादी का ये महोत्सव आप बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे, और आप सभी लोगों को आज के इस अगस्त क्रांति दिवस और साथ ही साथ आगामी जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।